साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती। आज भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है, इसलिए सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक चौबे जी छब्बे बनने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका पूरा नाम है अश्विनी कुमार चौबे, और अब ये वीडियो आप दिल थाम के आखिर तक देखिए। साथियों, अश्विनी चौबे की कहानी में सबसे पहले मैं आपको वो घटना सुनाता हूँ जब चौबे जी के साथ मेरा आमना सामना हुआ था। ये बात सन 1999 या 2000 की है। मैं उन दिनों सीआईडी में एसपी हुआ करता था। सीआईडी में बहुत सारे कोषांग होते हैं जिनको सेल कहते हैं इंग्लिश में। उसमें एक कोषांग है अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक कोषांग। इस कोषांग का उद्देश्य है कि एससी एसटी और अल्पसंख्यकों पर, अक़लियत लोगों पर जो जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनको रोका जाए। तो उन दिनों झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था, तो मेरा जो कार्य क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था, पूरा बिहार था। तो एक दिन मुझसे एक महिला मिलने आई। उस महिला का नाम था राधा देवी। राधा देवी ने कहा कि सर, मैं एक दलित महिला हूँ और मैं राजेंद्र नगर, जो पटना का एक मोहल्ला है, वहाँ के रोड नंबर 13 में हरेंद्र भवन में रहती हूँ, और मेरे किराएदार अश्विनी चौबे ने उस मकान पर, उसके एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है, और ना भाड़ा देते हैं और ना मकान खाली करते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई राधा देवी ने, वो बहुत मार्मिक कहानी थी। राधा देवी के पति जो थे वो हरेंद्र कुमार नाम था उनका, और वो कटिहार जिले में एडीएम हुआ करते थे। तो एक बार कटिहार में बहुत बड़ी बाढ़ आई, सैलाब आया, तो डीएम साहब और एडीएम साहब दोनों एक नाव में बैठ के लोगों को बाढ़ राहत सामग्री बांटने जा रहे थे। गंगा नदी में जाके वो नाव पलट गई। तो डीएम साहब तो तैर के निकल गए, लेकिन जो एडीएम साहब थे हरेंद्र कुमार, वो गंगा नदी में डूब गए, उनकी जल समाधि हो गई। अब उन्हीं हरेंद्र कुमार का ये मकान था राजेंद्र नगर के रोड नंबर 13 में, जिसका नाम उनके ही नाम पर हरेंद्र भवन था। उस मकान में वरिष्ठ राम भक्त अश्विनी चौबे किराएदार के रूप में आए। लेकिन जब हरेंद्र कुमार का देहांत हो गया तो राम भक्त का ईमान डोलने लगा। उन्होंने सोचा कि अब ये दलित महिला है, वो भी विधवा है, अब ये मेरा क्या करेगी। तो चौबे जी ने भाड़ा देना बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि ये जो बातें आप सुना रही हैं राधा देवी जी, वो सब एक लिखकर मुझे आवेदन के रूप में दीजिए, और मैं इस पर सीआईडी जांच करवाऊंगा, और आपकी बात सही पाई गई तो चौबे जी पर एससी एसटी थाना में एफआईआर होगा, प्राथमिकी होगी। तो उसने ये सारी बातें मुझे आवेदन में दिया। मैंने उस आवेदन पर एक संचिका खोल दी, फाइल खोल दी, और सीआईडी जांच के आदेश दे दिए। अगले दिन पटना के सारे बड़े अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छप गई कि भाजपा विधायक अश्विनी चौबे पर दलित महिला का मकान हड़पने का इल्ज़ाम, सीआईडी जांच के आदेश। अब अश्विनी चौबे जो हैं वो मेरे पास दौड़े दौड़े पहुँचे, मेरे कार्यालय कक्ष में आए, मेरे चैम्बर में आए। अश्विनी चौबे का हुलिया भी मैं आपको बता दूं, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद था। बाल सफ़ेद, मूछ सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, कुर्ता सफ़ेद, धोती सफ़ेद, मतलब गले में जो अंग वस्त्र था वो भी सफ़ेद, मतलब बिल्कुल बगुला दिख रहे थे। और बगुला से भी ज़्यादा बगुला भगत दिख रहे थे। मुझे बचपन की एक कविता याद आ गई कि बगुला भगत कहाता है, मछली पकड़ चबाता है, तन का उजला मन का काला, पड़े न ऐसे जन से पाला। तो कुछ लोग तन से उजले होते हैं, मन से काले होते हैं, उन्हीं को बगुला भगत कहा जाता है। तो अश्विनी चौबे का हुलिया बिल्कुल बगुला भगत वाला था। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, ये जो महिला है राधा देवी, ये बहुत बदमाश है, और मेरे राजनीतिक दुश्मनों से मिलकर एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत मेरी छवि धूमिल करने के लिए ये जो भाजपाई होते हैं, जो बात बना के बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं भाजपाई लोग, बात बात पर इनके तेजस्वी मुखमंडल से ओजस्वी भाषण निकलने लगता है। तो वो सर डुला डुला के बिल्कुल लच्छेदार हिंदी में बोलने लगे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है,
लेकिन उसने मुझे लिख कर दिया है और सीआईडी जांच में यदि उनका इल्ज़ाम सही पाया गया तो मैं तो आप पर एफआईआर करा दूंगा, एससी एसटी का एक्ट लग जाएगा और वो गैर जमानतीय होता है, तो आप तो फिर जेल में राम भजन कीजिएगा और आपके राजनीतिक करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बातें सुनकर वरिष्ठ राम भक्त थोड़ा चिंता की मुद्रा में आ गए, वो उठ के चले गए और 2-4 दिनों के अंदर ही उन्होंने राधा देवी का हरेंद्र भवन खाली कर दिया। तो ये तो पूरी कहानी हुई। अब उसी अश्विनी चौबे को देखिए, 2005 में जब पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री बने तो अश्विनी चौबे उनके नगर विकास मंत्री बने और अश्विनी चौबे ने आते ही के साथ डंके की चोट पर कहा कि मैं तो पटना को पेरिस बनाकर दम लूँगा। पटना को पेरिस, आप जो लोग पटना को जानते हैं वो जानते हैं पटना की क्या हालत है। 4 दिनों तक यदि लगातार बारिश हो जाए तो पटना पूरा पानी में डूब जाता है, कंकड़ बाग में नाव चलने लगती है, राजेंद्र नगर में नौकायान शुरू हो जाता है, जगह जगह नाव चलने लगती है। एक बार तो सुशील मोदी को ही अपना पैंट मोड़ के भागना पड़ा था घर छोड़ के जब डिप्टी सीएम थे। उस पटना को चौबे जी ने कहा कि मैं पेरिस बनाकर दम लूँगा। तो खैर उनका कार्यकाल तो ख़त्म हो गया, पटना पेरिस तो नहीं बना। ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि यदि चौबे जी को कुछ दिनों के लिए पेरिस भेज दिया जाए तो वो उसको ज़रूर पटना बना देंगे। तो ये है अश्विनी चौबे की कहानी। अब देखिए, अश्विनी चौबे को 2014 में मुझे लगता है बक्सर से भाजपा ने टिकट दिया। अब चौबे जी मूलतः भागलपुर के रहने वाले हैं। पहले तो वो बक्सर के नाम से घबराए कि बक्सर की लड़ाई कैसे लड़ूंगा, और बक्सर में पहले से लालमुनि चौबे मौजूद थे। तो अश्विनी चौबे को लगा कि यदि लालमुनि चौबे गाल फुला लेंगे तब तो बहुत मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो अश्विनी चौबे गए, लालमुनि चौबे के उन्होंने मतलब बिल्कुल पैर पकड़ लिए, एकदम भारत मिलाप का दृश्य उपस्थित हो गया। उसके बाद लालमुनि चौबे ने भी इनको आशीर्वाद दिया, इतना इन्होंने रोना धोना मचा दिया। तो चौबे जी वहाँ से सांसद बने और फिर केंद्र में मंत्री भी बने, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जैसी कुछ चीज़ इनको मिली। फिर अगली बार यानी कि 2019 में भी अश्विनी चौबे सांसद चुने गए और मंत्री रहे। मंत्री रहने के दौरान इन्होंने बक्सर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मक्खी मारते रह गए, बात बनाते रह गए। बीच में इनके कुछ सलाहकारों ने कहा कि चौबे जी बहुत पाप हो गए, अब पाप धोने के कुछ इंतज़ाम किए जाएं। तो चौबे जी रवाना हो गए केदारनाथ के लिए। आप जानते हैं साथियों, उत्तराखंड में 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो चौबे जी पाप धोने के लिए केदारनाथ रवाना हो गए। ऐसा संयोग हुआ, ये कुछ साल पहले की बात है, कि केदारनाथ में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और पूरा केदारनाथ समझिए डूब गया। जो केदारनाथ का मंदिर है उसके गर्भगृह में, जिसमें भगवान विराजमान रहते, उसके गर्भगृह में चौबे जी डूब के रहे, 2-3 दिन तक डूब के रहे और उनकी स्थिति बड़ी पतली थी, बिल्कुल अब तब की हालत थी कि कब पानी में बह के चौबे जी बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएंगे, इसकी संभावनाएं बन रही थी। खैर किसी तरह पानी उतरा और चौबे जी फिर उससे बच के निकले। चौबे जी ने लौट के कहना शुरू किया कि अरे महादेव ने एक ब्राह्मण को बचा लिया, महादेव ने एक ब्राह्मण को बचा लिया। एक तरह से ये तो महादेव की आलोचना हो गई, क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि महादेव भी जातियाँ देखकर लोगों को बचाते हैं और नहीं बचाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं चौबे जी कि महादेव जी दलितों और पिछड़ों को नहीं बचाते हैं? तो खैर बीच बीच में चौबे जी ब्राह्मण कार्ड भी खेल देते हैं, जनेऊ जिहाद भी वो बीच बीच में करते रहते हैं। तो ये तो अश्विनी चौबे की अगली कहानी हुई। इसी बीच अश्विनी चौबे ने अपने बेटे को भी राजनीति में लाने का कार्यक्रम बनाया। इनके सुपुत्र का नाम है अरिजीत शाश्वत। आप जानते हैं साथियों कि जब कांग्रेस में किसी का बेटा राजनीति में आता है तो उसको परिवारवाद कहा जाता है, भाजपा का नेता का बेटा राजनीति में आता है तो वो राष्ट्रवाद हो जाता है। तो चौबे जी ने सोचा कि राष्ट्रवाद की परंपरा को बढ़ाते हुए मुझे अपने बेटे अरिजीत शाश्वत को राजनीति में लाना है। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा अरिजीत शाश्वत से कि भाई दंगा कराओगे तभी नेतागिरी चमकेगी। अब अरिजीत शाश्वत है वो भी आज्ञाकारी पुत्र है, उसने भागलपुर में दंगे कराने की प्लानिंग की। कुछ हिंसा भी हुई, कुछ छुरेबाजी मारपीट वगैरह भी हुई। उसके बाद अरिजीत शाश्वत पर पुलिस ने एफआईआर कर दिया भागलपुर में। अरिजीत शाश्वत भागा आया, पटना में हनुमान मंदिर के पास छिपा हुआ था, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने दबोच लिया। तो अरिजीत शाश्वत जेल चला गया। तो इस तरह अश्विनी चौबे की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तब तक बक्सर में इनका बहुत ज़ोर से विरोध शुरू हो गया था। बक्सर वाले कहने लगे थे कि तो बाहरी आदमी है, किसी स्थानीय को बनाओ। चौबे जी ने बहुत दौड़ भाग की, बहुत अनुष्ठान किया, बहुत सारे
मंत्र जपे, मतलब गायत्री मंत्र से लेकर महामृत्युंजय मंत्र, कोई मंत्र बच नहीं गया। लेकिन जब भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया तो चौबे जी की छुट्टी हो गई, इनका पत्ता साफ हो गया। इनकी जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया। अब ये मिथिलेश तिवारी कौन है? ये भी ब्राह्मण देवता हैं। ये गोपालगंज के वैकुंठपुर से भाजपा के विधायक हुआ करते थे। ये भी पुराने राम भक्त हैं। तो अब चौबे जी ने रोना धोना मचा दिया है और मतलब आंसू निकलने लगे हैं उनके। तो चौबे जी ने आला कमान के सामने अपनी मतलब पीड़ा जाहिर की। आला कमान ने कहा कि आपको भाई सम्राट चौधरी की जगह बिहार भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। चौधरी जी बोले कि नहीं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। अब चौबे जी थोड़ा थोड़ा बगावत के मूड में नज़र आ रहे हैं। अभी 1-2 रोज़ पहले उन्होंने क्या किया कि लालू की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उसको जीत का आशीर्वाद दे दिया। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही है भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। तो एक तरह से चौबे जी ने रोहिणी आचार्य को अपना आशीर्वाद देके भाजपा के आला कमान को चिढ़ाने का भी काम किया है कि देखो मैं लालू की बेटी को भी आशीर्वाद दे सकता हूँ। और चौबे जी अभी कह रहे हैं कि अभी नामांकन में समय है, अभी तो बहुत कुछ होगा, चुनाव के बाद मैं षड्यंत्रकारियों को नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और काफ़ी मतलब रौद्र रूप उन्होंने धारण किया है। तो अश्विनी चौबे जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप तो हिंदू संस्कृति और संस्कार के विशेषज्ञ ही हैं। आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में किसी मनुष्य के 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपकी जो उम्र है, अब आप वानप्रस्थ आश्रम भी पूरा कर रहे हैं, तो अब एक ही आश्रम आपके लिए बचा है, वो है संन्यास आश्रम। इसलिए मेरा विनम्र सुझाव है आपको कि एक कमंडल खरीद लें, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कमंडल। उसमें गंगा जल भर लें, बक्सर के पास ही बहती है गंगा, गंगा जल भर लें और आप हिमालय के लिए रवाना हो जाएं। किसी कंदरा में एक टांग उठाकर तपस्या करें, संभव हो तो दोनों टांगें उठा लें। लेकिन अब आपके सन्यासी बनने का समय आ गया है, क्योंकि चौबे से छब्बे बनने के चक्कर में आपके दुबे बनने का खतरा है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।